अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हायत की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। जब उसकी हालत नॉर्मल हुई तो मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, चिरागदीन, मेरे तसव्वुर करने या तुक्के लगाने में वक्त ज़ाया होगा और वक्त को ज़ाया करने वाला दर हकीकत खुद को ज़ाया कर रहा होता है। इसलिए तुम अपनी ही ज़बान से बता दो कि इस रात बुशरा ने तुमसे ऐसी कौन सी बात कही थी कि तुम अपनी ही निगाह में गिर गए। उसके चेहरे पर एक रंसा आकर गुजर गया। मुझे वो ज़हनी अज़ियत की बुलंद मंजिलों पर फाइज दिखाई दिया। उसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो कोई सनसनीखेज राज फाश करने जा रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई बदतमीजी से कहा। चिरागदीन ने मजरूह और कपकपाती हुई आवाज़ में जवाब दिया, बाबा चिरागदीन, जब शादी के काबिल नहीं थे तो की क्यों थी? अब मैं किसी से दोस्तियां लगा रही हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है? इसकी बाग़ियाना बल्कि मुजरिमाना सोच ने मेरे तन बदन और दिलो दिमाग को थोड़ी देर के लिए जैसे मफलूज कर दिया था। उसने अपनी अंदर की गलाजत भरी भड़ास तो निकाल दी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाकर अपना दर्द बयान करूं। बस उस रात मैं अपने अंदर मर सा गया। मैंने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया और बुशरा से बातचीत को इंतहाई ज़रूरत तक महदूद कर दिया। मैं इस नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त मसले को हल करने के लिए इंतहाई दिमाग सोजी कर रहा था, पर मैं नहीं जानता था कि मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाकर वो अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहती है। बस मेरी यही कहानी है थानेदार साहब। आप मुझे बेकसूर जाने या गुनाहगार समझें, ये आपकी मर्जी है। मैं अपने रब और अपने ज़मीर के सामने मुतमईन हूँ कि मैंने शबाना को कभी मैली नज़र से नहीं देखा। इसकी इज्जत पर हमला करना तो वहम व गुमान से बाहर की बात है। वो इस तरह खामोश हो गया जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ भी ना बचा हो। मेरे पास भी पूछने के लिए मजीद कुछ नहीं बचा था। बहरहाल इन दोनों मियाँ बीवी के बयानात को तफ्तीश की शान और तजुर्बे की कसौटी पर रखकर हक़ाइक़ की तह तक पहुँचना ज़रूरी था और ये मेरे पेशे का तकाज़ाए अव्वल भी था। जब दो अफराद के बयानात में खुला तज़ाद नज़र आ रहा हो तो उसूल के मुताबिक वो दोनों सही कह रहे होते हैं और ना ही गलत, बल्कि इनमें से कोई एक सच्चा और कोई एक झूठा होता है। बस मुझे इसी सच्चाई तक रसाई हासिल करना थी। इसके बाद ये केस खुद ब खुद हल हो जाना था। बुशरा की तरह चिरागदीन को भी मैंने यही तसल्ली दी थी कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर इसने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर मेरे होते हुए इस पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। इसके बाद मैं शबाना का बयान लेने मौजा गोंदवाला रवाना हो गया। कांस्टेबल रिजवान अहमद भी मेरे हमरा था। चिरागदीन और बुशरा की शादी किन हालात में हुई थी और उन्होंने एक दूसरे से क्या क्या पैमान बांधे थे, या इस शादी के बाद शुरू होने वाली अज़दवाजी ज़िंदगी में इन दोनों का क्या किरदार रहा था, ये सब साइडलाइन स्टोरी थी। मेरी तफ्तीश का असल मौजू ये था कि चिरागदीन ने बुशरा बीवी की बेटी शबाना पर मुजरमाना हमला किया था या नहीं, क्योंकि चिरागदीन को इसी जुर्म के इल्ज़ाम में हवालाए पुलिस किया गया था। लेकिन मैंने ऊपर जिन मामलात का जिक्र किया था वो साइडलाइन स्टोरी से गुजरे बगैर मैं इस केस को हल नहीं कर सकता था। चिरागदीन का घर तलाश करने में मुझे किसी दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। गोंदवाला में इसकी अच्छी साख थी, ताहम इस अफसोसनाक वाक़ये ने वहाँ रहने वालों को अंगश्त बदंदा कर रखा था। हम दोनों घोड़ों पर सवार होकर वहाँ पहुँचे थे। चिरागदीन का मकान गांव के वस्त में वाक़ था और इसके घर के दरवाजे के सामने दरख्त लगे हुए थे। हमने अपने घोड़ों को उन दरख्तों से बांधा और दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक के जवाब में एक थानपान सी लड़की ने दरवाज़ा खोला और हमें हैरत भरी नज़र से तकने लगी। क्या ये बुशरा बीवी का घर है? मैंने एहतियातन तस्दीक तलब अंदाज में इस्तफसार किया। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और बुशरा की बेटी शबाना से मिलने आया हूँ। कब्ल इसके कि वो लड़की मेरे सवाल का जवाब देती, घर के अंदरूनी हिस्से से बुशरा की इस्तफसारिया आवाज़ सुनाई दी, शबाना, बाहर कोई है? इस सामरी सलोनी लड़की ने अपनी माँ को बताया, अम्मा, थानेदार साहब तुमसे मिलने आए हैं। तो ये थी बुशरा की अकलौती बेटी शबाना, जिसकी शक्ल सूरत और शबाहत अपनी माँ के बरख थी। यूँ समझ लें कि अगर बुशरा सुबह थी तो शबाना को शाम कहा जा सकता था। ये मवाजना मैंने इनके रंग रूप के तनाजुर में किया है।
पहले ही मरहले में मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि शबाना काफ़ी तेज़ और तरार लड़की थी। मैंने अपना तारुफ कराते हुए इससे वाज़े अल्फाज में कहा था कि मैं बुशरा की बेटी शबाना से मिलने आया हूँ, और उसने बुशरा को बताया था कि मैं बुशरा से मिलने आया हूँ। बाहर कैफ, इससे पहले कि मेरे और शबाना के बीच और कोई बात होती, बुशरा उसके हक़ में नमूदार हुई और मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने अपना आयत भरे लहजे में कहा, हाँ थानेदार साहब, इसे अपना ही घर समझें। वो इस बुशरा से खासी मुख्तलिफ लग रही थी जो सुबह मुझसे मिलने थाने आई थी। इस वक्त वो काफ़ी खुशीली और गमज़दा दिखाई देती थी, और इस वक्त इसके तेवर ही बदले हुए थे। वो कहीं से भी सुबह वाली बुशरा दिखाई नहीं देती थी, हालांकि उसका बशर वही था, ताहम अब वहाँ हुस्न मलाल की जगह बशाशत ने ले ली थी। वो अफसरदगी की बजाय इसमें बामुसम्मा दिखाई दे रही थी। हम घर के अंदर दाखिल हो गए। वो लगभग 10 मरले ज़मीन पर तामीरशुदा एक कुशादा मकान था, जिसके सहन में अमरूद, अनार और शहतूत के पेड़ भी लगे हुए थे। कराची के रहने वाले चिरागुद्दीन के मकान को 300 गज का घर समझ लें। बुशरा ने हमें बैठक में बिठाया और खासी बेतकल्लुफ़ी से पूछा, थानेदार साहब, आप खाना तो खाएंगे ना? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। हम लोग खाना खाकर थाने से निकले थे। बस मैं शबाना से चंद बातें करूँगा और वापस चला जाऊँगा। चाय तो चलेगी ना? वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए अपनायत भरे अंदाज में बोली, मैंने गाजर का हलवा बनाया हुआ है। इस मौसम में चाय के साथ हलवा खाने का अपना ही मज़ा है। वो कुछ ज़्यादा ही होशियारी बरदार बेतकल्लुफ़ी का इजहार कर रही थी। ऐन मुमकिन है कि ये उसका फितरी अंदाज हो, लेकिन चिरागुद्दीन का इंकिशाफ अंगेज़ बयान भी मेरे ज़हन में ताज़ा बताज़ा था। मैंने चश्मे ज़दन में फ़ैसला किया कि मुझे अपना काम निपटाकर यहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाना चाहिए। ठीक है बुशरा बीबी, मैंने बेहद मोहतात लहजे में कहा, तुम हमारे लिए चाय बनाओ जब तक मैं शबाना का बयान ले लेता हूँ। इसके चेहरे पर मुझे तरद्दुद नजर आया। इसकी ये कैफियत काफ़ी थी। अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाल लिया और मोतदिल अंदाज में बोली, चाय बनाने में कौन सा वक्त लगता है जी? जब तक आप कर लें शबाना से सवाल जवाब, वो उधर बराबर वाले कमरे में है। बात के इख्तिताम पर उसने बैठक से मुल्का कमरे की जानिब इशारा भी कर दिया। तुम इसे इधर बैठक ही में भेज दो, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। बातचीत के लिए ये जगह ज़्यादा मुनासिब लगती है। अगर चिरागुद्दीन की सुनाई हुई कहानी में कोई सुकम या झोल नहीं था तो मुझे शबाना से तन्हाई में मुलाकात करने से इज्तनाब बरतना चाहिए था। इसलिए मैंने इसे बैठक में भेजने के लिए कहा था। जैसे आपकी मर्जी थानेदार साहब, बुशरा ने सादगी से कहा और बैठक से निकल गई। इसकी वापसी कमोबेश 15 मिनट के बाद हुई। इसने एक ट्रे उठा रखी थी और शबाना भी उसके साथ थी। उसने शबाना को मेरे सामने बैठने के लिए कहा और ट्रे में मौजूद अशिया को मेज़ पर सजाने लगी, जो 2 प्याली चाय और 1 प्लेट गाजर के हलवे पर मुश्तमिल थी। हलवे वाली प्लेट में मेरे और कांस्टेबल के लिए 2 चम्मच भी रखे हुए थे। बुशरा ने मुझसे मुखातिब होते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये इधर अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी। बड़ी मुश्किल से चुप करा के यहाँ लाई हूँ। आपने इससे जो भी पूछना है जल्दी से पूछ लें थानेदार साहब, इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मैंने शबाना के चेहरे को बगौर देखा। इसकी आंखें मुझे भीगी हुई और कतरे मुतवर्रम नजर आईं। इस बात पर मुझे हैरत भी हुई कि थोड़ी देर पहले जब शबाना ने हमारी दस्तक पर दरवाज़ा खोला था तो वो मुझे कहीं से भी गमज़दा और अफसरदा दिखाई नहीं दी थी। चाय और गाजर के खोए वाले हलवे से कमाहक़्क़हू इंसाफ करते हुए मैंने शबाना से सवाल और जवाब के सेशन का आगाज़ कर दिया। वो मेरी बात का आधा अधूरा जवाब देने के बाद रोना शुरू कर देती थी। इन्हीं हालात में लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद मैं शबाना के मुंह से टुकड़ों की सूरत में बस इतना ही उगलवा सका। इस रात मैं अपने कमरे में सुकून की नींद सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कमरे की छत मुझ पर आ गिरी है। मैंने अपने मुंह पर से रज़ाई को हटाया तो पता चला कि वो कोई इंसान है जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं हलक की पूरी कुव्वत से चीखी और अम्मा को पुकारने लगी। अगले ही लम्हे अम्मा लालटेन उठाकर मेरे कमरे में आ गई। मैंने लालटेन की रोशनी में चिरागुद्दीन को देखा जो मेरे ऊपर लदा हुआ था। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अम्मा ने शोर मचाया तो आस पड़ोस वाले हमारे घर में आ गए। इन लोगों ने चिरागुद्दीन की खूब मरम्मत की। इसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। अम्मा ने मुझे बताया था कि चिरागुद्दीन को पुलिस के हवाले कर दिया है, जल्दी इसे अपने किए की सज़ा मिल जाएगी। थानेदार साहब, आपने देख लिया मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है, बुशरा ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। वो
वो फिर बुशरा की तरफ देखते हुए बोली, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं थानेदार साहब से बात करके आती हूँ। हाँ, मैंने देख लिया है और शबाना के बयान को लिख भी लिया है, मैंने शबाना के जाने के बाद बुशरा की बात के जवाब में कहा। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, जब ये खुद को संभाल लेगी तो मैं इससे तफसीली बातचीत करने के लिए दोबारा यहाँ आऊँगा। मेरे आखिरी अल्फाज पर तवज्जो दिए बगैर बुशरा ने इस्तफसार किया, थानेदार साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, मुझे बताएं, चिरागदीन को कब तक जेल भिजवाएंगे? मैंने बात खासतौर पर नोट की थी कि बुशरा को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी चिरागदीन की सज़ा के लिए है। पहले इसने मुझसे कहा था कि मैं चिरागदीन को फांसी पर लटका दूं और अब इसे जेल भिजवाने की बात कर रही थी। मैं बुशरा की जानिब से पहले ही अदम इत्मीनान का शिकार था। इस पर बुशरा की बातें मुझे मशकूक लग रही थीं और इसके अलावा शबाना के रोतूराम प्रोग्राम ने भी मेरे शक को महमेज कर दिया था। जब मैंने शबाना को दरवाजे पर देखा तो वह हशाश बशाश दिखाई दी थी। ऐसा महसूस होता था कि बैठक में लाने से पहले बुशरा ने उसे रोने धोने की खुसूसी हिदायत की हो। मैं कल ही इस केस की रिपोर्ट तैयार करूंगा, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर गहरी संजीदगी से कहा, और परसों चिरागदीन को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। आपने इस बुड्ढे की कमीनगी की तफसील जान ली है थानेदार साहब? वो मायना खेज अंदाज में बोली। वो बज़ात किसी रूह रियायत का मुस्तहक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस शैतान के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि इसकी बाकी जिंदगी जेल की दीवारों के पीछे खांसते हुए गुजरेगी। मैं इस केस के मजलूम के साथ इंसाफ करूंगा बुशरा बीबी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये मेरा तुमसे वादा है कि किसी के साथ जरा सी भी ज्यादती या नाइंसाफी नहीं होगी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और हम उसके घर से निकलकर थाने की जानिब रवाना हो गए। इसी रात कांस्टेबल शफी मोहम्मद ने मुझे बड़ी अहम रिपोर्ट दी। शफी मोहम्मद को मैंने आज सुबह गोंदलावाला रवाना किया था ताकि वो गांव में घूम फिर कर चिरागदीन और बुशरा के बारे में मालूमात जमा करके मुझ तक पहुंचाए। इस काम को एक खुफिया मिशन की हैसियत हासिल थी, इसीलिए गुज़िश्ता रात मैंने उसे अपने क्वार्टर में ये काम सौंपा था और इस वक्त भी वो मेरे क्वार्टर ही में मौजूद था। मेरे स्टाफ की नज़र में वो अपनी बीमार खाला की अयादत के लिए गोंदलावाला गया हुआ था। हाँ भाई शफी मोहम्मद, उसके चेहरे से झलकने वाले जोश को देखकर मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, क्या खबर लाए हो? खबर नहीं, खबरें मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। आप मेरी कारकर्दगी का अहवाल सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? मैंने दिलचस्पी भरे लहजे में कहा। गोंदलावाला से जो कुछ भी लेकर आए हो इसे मुझ तक पहुंचाओ। नंबर 1, वो शुरू हो गया। बुशरा का ताल्लुक इस गांव से नहीं है, वो गुजरानवाला से यहाँ आई थी। गुजरानवाला तो काफ़ी बड़ा शहर है। इस वक्त हम इसी ज़िले की एक तहसील के थाने में बैठे हुए हैं। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही पूछ लिया, क्या तुमने बुशरा का गुजरानवाला का पता ठिकाना भी मालूम किया है? जी किया है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो औरत गुजरानवाला के एक इलाके बागबानपुरा की रहने वाली है। इसके घर का महल वकूफ़ वगैरह पता नहीं चल सका मलिक साहब। ये इतना ज़रूरी भी नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अगर इसके माजी का खोज लगाना मकसूद हुआ तो हमें किसी खोजी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तुम आगे बताओ। नंबर 2, चिरागदीन ने बड़ी मुतवाज़िन और साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है, कांस्टेबल ने जवाब दिया, लेकिन इस वाक़ये ने लोगों को हैरान कर दिया है। मैंने महसूस किया है कि चिरागदीन की बीवी बुशरा के सिवा गांव का कोई भी वसनीक इसे बदचलन या बदकिरदार तस्लीम करने को तैयार नहीं। इस बात का तो मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है, मैंने पुरसोच लहजे में कहा और सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा। नंबर 3, शफी मोहम्मद मेरी निगाह के सवाल तक रसाई हासिल करते हुए बताने लगा। मुझे पता चला है कि गांव का चौधरी चिरागदीन की ज़रई अराज़ी खरीदने में गहरी दिलचस्पी रखता है। वो कई बार इसे मुंहमांगी कीमत देने की बात भी कर चुका है, लेकिन चिरागदीन किसी भी हाल में अपनी ज़मीन बेचने को तैयार नहीं। मैं गहरी सोच में डूब गया। कांस्टेबल ने पूछा, मलिक साहब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हें अभी मज़ीद 1-2 रोज़ और अपनी सकीना खाला की मिजाज पुरसी जारी रखना चाहिए, मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। समझ गया जनाब, वो मजबूत लहजे में बोला, और इस दौरान में तुमने बुशरा के मामूलात पर गहरी नज़र रखनी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो किन लोगों से ज़्यादा मिलती है, और अगर मुमकिन हो तो ये भी मालूम करो कि वो इन लोगों से किस नौइयत की बातें करती है। मैं आपके हुक्म की तामील के लिए पूरी कोशिश करूंगा मलिक साहब, वो बड़े अज़म से बोला।
ان میں انشاءاللہ آپ کو میری جانب سے کسی قسم کی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر کام سے لگ جاؤ۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے کوارٹر سے نکل کر تاریکی کا حصہ بن گیا۔ موزہ گوندلوالا میرے تھانے سے محض 2 فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا۔ نارمل رفتار سے چلنے والا انسان اس فاصلے کو بآسانی 15 منٹ میں طے کر سکتا تھا۔ شفیع محمد کے جانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹا تو میرے دماغ میں 2 اہم پوائنٹ چمک رہے تھے۔ نمبر 1، چراغ دین نے مجھے بتایا تھا کہ چودھری صاحب نے اسے کسی تقریب میں بشرا سے ملوایا تھا۔ نمبر 2، کانسٹیبل شفیع محمد کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ چودھری چراغ دین کی زرعی اراضی منہ مانگے داموں خریدنے میں گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ انہی 2 اہم نکات کے ساتھ دماغی دھینگا مشتی کرتے ہوئے میں نیند کی پاتی میں اتر گیا۔ منگل 27 نومبر کی صبح میں نے سرکاری مصور کو بلوا کر بشرا، شبانہ اور چیرا کے قلمی خاکے تیار کرائے اور حوالدار خدا بخش کو ضروری ہدایات کے ساتھ گجرانوالہ کے ایک معروف علاقے باغبان پورہ کی جانب روانہ کر دیا۔ خدا بخش میری نظر میں ایک بھروسہ مند اور بردبار شخص تھا، اس لیے میں نے اسے شفیع محمد کی مصروفیات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگر شفیع محمد کی فراہم کردہ معلومات درست تھیں تو خدا بخش کو بشرا اینڈ کو کے ماضی کو کھنگالنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی تھی۔ میں نے بشرا وغیرہ کے خاکے بنوانے کے لیے انہیں تھانے بلوایا تھا۔ چراغ دین نے مجھے بتایا تھا کہ چیرا بشرا کا لایا ہوا بندہ ہے، اس لیے میں نے احتیاطاً اس کا خاکہ بھی تیار کروا لیا تھا۔ اس موقع پر بشرا نے حیرت آمیز الجھن کے ساتھ مجھ سے پوچھا تھا، ملک صاحب یہ سب کس لیے؟ آپ نے ہماری تصویریں کس لیے بنوائی ہیں؟ اپنے ریکارڈ کے لیے، میں نے اس کے اطمینان کی خاطر ایک معقول جواب دیا۔ اوپر سے حکم آیا کہ اب ہر کیس سے وابستہ افراد کی تصاویر بھی فائل میں لگا کریں گی۔ یہ سب میں نے اپنے بڑے افسروں کے کہنے پر کیا ہے۔ پھر میں نے اس جواز میں بگار لگانے کے لیے مزید کہا، تم لوگوں کے آنے سے پہلے میں نے چراغ دین کی تصویر بھی بنوائی ہے۔ وہ میری وضاحت سے مطمئن نظر آنے لگی۔ بوقت رخصت اس نے مجھ سے استفسار کیا، آج آپ اس کیس کی رپورٹ تیار کر لیں گے نا؟ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میں نے قدرے بیزاری سے کہا، میں اسی کام میں جتا ہوا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مزید مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور اپنے ملازم چیرا کی معیت میں واپس چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں چودھری حق نواز گوندل سے ملنے ضلع گوندلوالہ پہنچ گیا۔ گوندلوالا نامی اس گاؤں پر پچھلی 2 صدیوں سے گوندل برادری کی حکمرانی تھی، اس لیے وہ گوندلوالا کہلاتا تھا۔ چودھری حق نواز گوندل 55 سال کا ایک چاق و چوبند اور باجبروح شخص تھا۔ چند باتوں کی تصدیق کی طلب مجھے چودھری حق نواز کی عظیم الشان حویلی تک لے گئی تھی۔ چودھری نے حویلی کے کنگ سائز دروازے پر آ کر میرا پرتپاک استقبال کیا اور مجھے ایک سجی سجائی کشادہ بیٹھک میں لے گیا، جہاں نفیس اور دبیز بیش قیمت صوفے لگے ہوئے تھے۔ فرش پر ایرانی قالین بچھا ہوا تھا اور بیٹھک کی دیواروں پر خاندان کے متوفی بزرگوں کی فریم شدہ بڑے سائز کی تصاویر آویزاں تھیں۔ رسمی علیق سلیق کے بعد چودھری میرے لیے کھانے کے بندوبست کا ذکر کرنے ہی لگا تھا کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب کھانے کی بالکل خواہش نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت۔ میں پیٹ بھر کر کھانے کے بعد ہی تھانے سے نکلا تھا۔ آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں تو مہربانی ہوگی۔ اس میں تکلف والی بھلا کون سی بات ہے ملک صاحب؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان میری بیٹھک میں آئے اور بغیر کچھ کھائے پیے یہاں سے چلا جائے، اور آپ تو اس علاقے کے تھانے دار ہیں، آپ کی خاطرداری تو مجھ پر کسی فرض کی طرح عائد ہوتی ہے جناب۔ چودھری حق نواز کی محبت بھری ضد کے سامنے میں مجبور ہو گیا اور اسے چائے وغیرہ تک محدود رکھتے ہوئے میں نے کھانے کی حامی بھر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے وغیرہ کے نام پر میرے سامنے پرتکلف ناشتہ لگا دیا گیا۔ میں نے اپنی ضرورت کے مطابق ہاتھوں اور منہ کو حرکت میں لے آیا۔ اس دوران میں ہمارے بیچ باتوں کا سلسلہ بھی چل نکلا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کل بھی گوندلوالا آئے تھے، چودھری نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، اور مجھ سے ملے بغیر ہی آپ واپس بھی چلے گئے۔ آپ کی CID تو بڑی مستعد اور فعال ہے چودھری صاحب، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہر چیز کا خیال اور حساب رکھنا پڑتا ہے ملک صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ 1000-1500 لوگوں پر حکمرانی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ہر پہلو کی خبر رکھنے کے لیے مناسب انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔
ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। मैंने खाने का अमल जारी रखते हुए ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। और सुनाए, वो कुरेदने वाले अंदाज में बोला। चिरागदीन का मामला कहाँ तक पहुंचा? इसी काम में लगा हुआ हूँ चौधरी साहब, मैंने जवाब दिया। और इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये मदद कोई और नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज आपके पास हाजिर हुआ हूँ। चौधरी हकनवाज मेरी नज़र में एक अच्छी साख रखने वाला बड़ा जमींदार था। आम चौधरियों और वडेरों के हवाले से जिस किस्म की मनफी बातें सुनने को मिलती हैं, वैसी काबिल मजम्मत खुसूसियात मैंने चौधरी हकनवाज गोंदल में नहीं देखी थी। मलिक साहब, मैं आपकी हर मदद करने को तैयार हूँ, वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला। लेकिन आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि कोई और शख्स आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता। इसका एक ख़ास सबब है चौधरी साहब, मैंने कहा। उसने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, कैसा सबब? आपका नाम इस केस के साथ नथी हो चुका है, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया। वो कैसे मलिक साहब? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। ज़रा इस बात की वजाहत तो करें जनाब। चिरागदीन की मनखुआ बुशरा ने मुझे बताया है कि आपने किसी तकरीब में इसे चिरागदीन से मिलवाया था। मैंने चौधरी के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। मैंने चौधरी के अंदर का अहवाल जानने के लिए दानिस्ता बात को उल्टा दिया था। हालांकि ये मालूमात मुझे बुशरा ने नहीं बल्कि चिरागदीन ने दी थी। अगर बुशरा ने ऐसा कुछ कहा है तो वो अव्वल दर्जे की झूठी है मलिक साहब, वो नागवारी से बोला। अगर आप कहें तो मैं अभी बुशरा को यहाँ बुलाकर आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके दिखा देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है चौधरी साहब, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मेरी निगाह में आपकी अहमियत है। अगर मैंने बुशरा की बात पर यकीन किया होता तो फिर मदद मांगने आपके पास क्यों आता? हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैंने चिरागदीन को बुशरा से मिलवाया था, वो गहरी संजीदगी से बोला। और इसका भी एक सबब है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। चिरागदीन बार बार हरीसाना नज़र से बुशरा को देख रहा था। मैं जानता था कि 5 साल पहले इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। इसके आगे पीछे कोई एक भी अपना मौजूद नहीं था। मैं इसकी फितरी महरूमी को समझ रहा था, इसीलिए मैंने इसे बुशरा से मिलवा दिया था कि एक खूबसूरत औरत से चंद बातें करके वो अपने नाआसूदा जज्बात की तस्कीन का सामान कर लेगा। मगर मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा वो होशियार निकला। जब मुझे पता चला कि वो बुशरा से शादी करने वाला है तो ये बात मुझे हकीकत की दुनिया से कोसों दूर एक मजाक ही लगी थी। मगर इस छुपे रुस्तम ने तो वाक़ईतन बुशरा को अपने शीशे में उतार लिया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद चिरागदीन के पास कोई गीदड़ सिंगी है। चौधरी की आखिरी बात ने मुझे महसूस किया, जनाब आली, चिरागदीन के पास अलादीन का चिराग है और न ही गीदड़ सिंगी। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, ये सारा कमाल तो 18 एकड़ ज़रई अराजी और 10 मरले के मकान का है। वो कैसे मलिक साहब? उसने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। बुशरा ने अपने बयान में मुझे बताया कि शादी से पहले चिरागदीन ने उससे वादा किया था कि वो अपनी सारी ज़मीन और घर उसके नाम कर देगा, मगर शादी के बाद वो अपने अल्फाज से फिर गया। मैंने वजाहत करते हुए चौधरी को बताया। दूसरी जानिब चिरागदीन कसमिया कहता है कि उसने बुशरा से ऐसी कोई बात ही नहीं की। हाँ, ये ज़रूर यकीन दिलाया था कि वो इन माँ बेटी का पूरा ख्याल रखेगा और उसकी मौत के बाद ये सारी ज़मीन और मकान वगैरह इन्हीं का हो जाएगा। 100 बातों की एक बात मलिक साहब, वो उकताहट भरे लहजे में बोला। चिरागदीन ने बुशरा से शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक गलती की थी। इस सच्चाई को तो वो खुद भी तस्लीम कर चुका है चौधरी साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। वो अपने इस फैसले पर अभी तक पछता रहा है, बल्कि इस पर बुशरा और शबाना ने जो तोहमत लगाई है, चिरागदीन का ख्याल है कि ये इसकी अपनी गलतियों का समर है। वक्त गुजर जाने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता मलिक साहब, उसने फलसफियाना अंदाज में कहा। मैं मर्द की दूसरी, तीसरी या चौथी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को अपने कवा का भी दयानतदारी से जायज़ा ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र में ऐसे खेल खेलते हुए इंसान को तैयार रहना चाहिए कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैंने तो ये भी सुना है जनाब कि बुशरा ने चिरागदीन को नाकारगी के ताने भी मारे हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है चौधरी साहब, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। ये बात खुद मुझे चिरागदीन ने बताई है, बल्कि इसका तो ये भी कहना है कि बुशरा ने अपने मुलाजिम जीरे के साथ मरासिम कायम किए हुए थे, वो भी अलल ऐलान।
बीवी की ऐसी हरकतें और ऐसी बातें किसी भी शौहर को वक्त से पहले कब्र में उतार सकती हैं। बेजोड़ शादियों का अंजाम यही होता है मलिक साहब, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। मुझे तो पहले ही पता लगा था कि एक न दिन ये गंद जरूर मचेगा। आप चिरागतीन और बुशरा के बेजोड़ रिश्ते को खूह में डालें चौधरी साहब, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। जरा शबाना के मामले को जहन में रखकर मुझे अपनी राय से आगाह करें कि बुशरा ने चिरागतीन पर जो घिनौनी तोहमत लगाई है, इसमें किस हद तक हकीकत है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? उल्टा उसने मुझसे सवाल कर दिया। आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं, आपने इन तीनों के बयानात लिए हैं। मैं आपकी जहानत और मामला फहमी का दिल से मोतरफ हूँ। आपने भी तो अब तक कोई राय कायम कर ही ली होगी। मैं तो ये समझ पाया हूँ कि चिरागतीन इस मामले में बेकसूर है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। इस खटराग के पीछे बुशरा का कोई मकरू मकसद कार फरमा है। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। अब ये पता लगाना आपका काम है कि बुशरा आखिर चाहती क्या है। मैं बहुत जल्द इस राज तक रसाई हासिल कर लूँगा चौधरी साहब, मैंने चटानी लहजे में कहा। इसके बाद बुशरा अंदर और चिरागतीन बाहर होगा। चिरागतीन का बाहर होना मेरे लिए फ़ायदेमंद है मलिक साहब, वो अपने होठों पर मायनाखेज मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। मैं चाहता हूँ कि आंख बंद होने से पहले वो अपनी 18 एकड़ अराजी मुझे फरोख्त कर दे। मैं इसी तरफ आने वाला था चौधरी, कि चौधरी ने खुद ही ये जिक्र छेड़ दिया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर इस्तफसार किया। तो आप चिरागतीन की ज़मीन खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं? यकीनन मलिक साहब, मैं तो दिल से चिरागतीन का भला चाहता हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप भी ये बात जान चुके हैं कि इसका कोई वाली वारिस बल्कि कोई नाम लेवा तक नहीं है। जब तक इसकी बीवी रजिया जिंदा थी तो मैंने उसकी ज़मीन खरीदने की कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। फ़र्ज़ करें कि ये किसी रात गुजर जाता है या इसकी सांस निकल जाती है, तो फिर इस 18 एकड़ ज़मीन और मकान का क्या होगा? इसने बात अधूरी छोड़कर सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने जवाब दिया। ज़ाहिर है चिरागतीन की ज़मीन और जायदाद बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी, लेकिन इस सूरत में कि दूरों नज़दीक इसका कोई अजीज़ रिश्तेदार मौजूद ना हो। बुशरा से उसकी शादी से कब्ल अच्छे ही हालात थे, मगर अब बुशरा की शक्ल में इसकी वारिस अपना वजूद रखती है। वो चिरागतीन की मनकूहा है, इसकी मौत के बाद सब कुछ बुशरा ही को मिलना है। अब बहक के सरकार जब्ती का इम्कान नहीं रहा चौधरी साहब। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो सर को इस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। मैं भी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैंने पिछले 1 साल से चिरागतीन की ज़मीन की खरीदारी की बात नहीं की। मेरी नज़र में बुशरा कोई अच्छी औरत नहीं है, वो कभी भी चिरागतीन के साथ मुखलिस नहीं रही। आपने चिरागतीन ही की ज़बानी बुशरा के काले करतूतों की कहानी सुन ली है। मैं यही इंतज़ार कर रहा था कि कब इनकी शादी का इख्तिताम हो, और मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त बहुत करीब आ चुका है। बाकी जहाँ तक चिरागतीन की ज़मीन की खरीदारी में मेरी दिलचस्पी का मामला है तो वो सांस हमवार करने की कर्ज से रुका, फिर अटल लहजे में अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। ये मेरा अखलाकी हक भी है, मैं इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। मेरी ज़रई अराजी सैकड़ों एकड़ पर मुहित है। मेरे बाद अगर किसी शख्स के पास कुछ काबिल ज़िक्र ज़मीन है तो वो चिरागतीन के यही 18 एकड़ हैं। अगर चिरागतीन इस दुनिया में बाकी नहीं रहता तो इस सूरत में मज़कूरा कतई अराजी मेरे पास आना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि मलिक साहब कि इस पूरे इलाके में एक भी शख्स 18 एकड़ ज़मीन को खरीदने की ताकत नहीं रखता सिवाय मेरे, और मैं बाहर के किसी खरीदार को किसी भी हाल में ये ज़मीन खरीदने नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ कि आपने मेरे ख्यालात तक कामिल रसाई हासिल कर ली होगी। चौधरी हकनवाज गोंदल की ज़ात के हवाले से मेरे जहन में जितने भी शकूक व शुबहात थे, वो इस वजाहत के बाद खारिज सोच हो गए थे। इसने अपनी बात के इख्तिताम पर मेरे लिए एक सवाल छोड़ा था, लिहाजा मैंने रसान भरे लहजे में कहा। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं चौधरी साहब, आपके ख्याल से मैं कमा हक़्क़हू वाकिफ़ हो गया हूँ। तो फिर हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? उसने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। आप मुझसे किस किस्म की मदद चाहते हैं? जब मैंने चौधरी से मदद वाली बात की थी उस वक्त मेरे जहन में उसकी ज़ात के हवाले से कुछ और ही चल रहा था, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी थी। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने कह दिया, चौधरी साहब, मैंने शुरू में आपकी CID की तारीफ़ की थी।
आप ज़रा अपने निज़ाम जासूसी को हरकत में लाएं और मुझे बताएं कि बुशरा कौन है, इसका ताल्लुक किस इलाके से है। अगर मुझे इसके माजी से आगाही हासिल हो जाए तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने कांस्टेबल शफी मोहम्मद की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में हवलदार खुदाबख्श को गुजरानवाला के इलाके बागवानपुरा रवाना किया था। अगर खुदा न खास्ता वो मालूमात गलत साबित हो जाती तो मैं खुद को किसी बंद गली में खड़ा पाता। इसी चीज़ से बचाव के लिए मैंने चौधरी के वसाइल से मदद लेने का फैसला किया था। मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त है मलिक साहब, उसने मोतदिल अंदाज में कहा। मैं इस औरत का पूरा शजरा खोलकर आपके सामने रख दूंगा। मैंने चौधरी का शुक्रिया अदा किया और उसकी हवेली से निकल आया। जब मैं थाने पहुंचा तो मगरिब की अजान हो रही थी। चौधरी से होने वाली इस तवील मुलाकात ने मेरे जहन की कई खिड़कियां खोल दी थीं। चौधरी हक नवाज गोंदल ने बुशरा के माजी को खंगालने के लिए मुझसे 2 दिन की मोहलत ली थी, लेकिन मेरे होशियार हवलदार ने एक ही दिन में इस मसले को हल कर दिया था। बुध 28 नवंबर की दोपहर खुदाबख्श गुजरानवाला से वापस आया तो अपने साथ सनसनीखेज और इंकिशाफ अंगेज खबरें लाया था। मैंने फौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, मलिक साहब, इसकी आवाज़ में जोश और खरोश का समंदर मौजज़न था। बागवानपुरा में बुशरा नाम की कोई औरत नहीं रहती, ताहम वहाँ के रिहायशी एक चलता पुर्जा किस्म के शख्स ने इन खाकों को पहचान लिया है। मज़कूरा बंदे की ज़बानी मुझे पता चला है कि बुशरा का असल नाम नरगिस, शबाना का मरियम और उसके जीरे का नाम हनीफ है। और सबसे अहम बात यह कि जीरा, मेरा मतलब है कि हनीफ नरगिस का शौहर है। मरियम इनकी सगी बेटी है, इसीलिए मरियम की रंगत और नए नक्श नरगिस की बजाय हनीफ से मेल खाते हैं। ये तीनों बहुत ही शातिर और चालबाज लोग हैं। इन्होंने इधर गुजरानवाला में कई एक वारदातें की हैं और अभी इसी मकसद से ये यहाँ आए हैं। लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, ये आखिरी बात मैंने अपनी तरफ से कही है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए पुरसोच अंदाज में कहा, मेरे ख्याल में इस फ्रॉड फैमिली के लिए हमाखाना जहल अस्त का टाइटल नहायत ही मौजू और मुनासिब रहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इधर गुजरानवाला के 2 थानों में इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट्स भी दर्ज हैं। ये तीनों बहुत ही सोच समझकर ऐसे मालदार अफराद का इंतखाब करते हैं जो उम्र रसीदा हों और उनके आगे पीछे रिश्तेदारों को झमेला भी ना हो। अब की बार उन्होंने बाबा चिरागदीन को शिकार करने का मंसूबा बनाया है। मैं किसी भी कीमत पर चिरागदीन को इन मरदूदों के हत्थों लुटने नहीं दूंगा, मैंने पुरज़म लहजे में कहा। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो आपके जहन में कुछ खास चल रहा है मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। हाँ, कुछ ऐसा ही है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और इस खास को मैं तुम्हारी मदद से खासल खास बनाना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो खुदाबख्श? हल्लमा तैयार मलिक साहब, वो पुरजोश अंदाज में बोला। अब हुक्म तो करें। तुम्हें कल सुबह दोबारा इन खाकों के साथ गुजरानवाला जाना होगा, मैंने उसे अपने प्रोग्राम से आगाह करते हुए कहा। जिन 2 थानों में इन 3 नौसरबाजों के खिलाफ रिपोर्टें दर्ज हैं, वहां की पुलिस को बताना होगा कि इनके मतलूबा मुजरिमों को हमने पकड़कर अपने थाने के हवालात में बंद कर रखा है। समझ में आई बात? जी मलिक साहब, बात तो मेरी समझ में बैठ गई है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन इस नेक काम के लिए कल सुबह का इंतजार क्यों? अगर आप कहें तो मैं अभी रवाना हो जाता हूँ। ये इसलिए कि आज हमने यहाँ पर चंद अहम काम निपटाना है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। ओह, बेसाख्ता वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। मैं इसे अपने मंसूबे से आगाह करने लगा। मंजर चौधरी हक नवाज गोंदल की हवेली का था और मुझ समेत वहाँ कमोबेश 1 दर्जन अफराद मौजूद थे और हम सबका मेज़बान चौधरी हक नवाज था। दीगर शुरकाए महफिल में बाबा चिरागदीन, नरगिस उर्फ बुशरा, हनीफ उर्फ जीरा, मरियम उर्फ शवाना और मौजा गोंदलावाला के मौलवी साहब शामिल थे। इन मौलवी साहब का नाम वहीदुद्दीन था। मेरे साथ 2 कांस्टेबल और हवलदार खुदाबख्श भी था। मैंने मौलवी वहीदुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, मौलवी जी, क्या आप इस औरत को जानते हैं? बात के इख्तिताम पर मैंने नरगिस की जानिब इशारा भी कर दिया। जी बिल्कुल, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए करारी आवाज़ में बोला। इसका नाम बुशरा है, मैंने लगभग 1 साल पहले चिरागदीन से इसका निकाह पढ़वाया था। क्या चिरागदीन को यह हक हासिल है कि वो दर्जन भर अफराद के सामने इस औरत को तलाक दे दे? मैंने मौलवी की आंखों में देखते हुए सवाल किया। बिल्कुल, चिरागदीन को इस बात का पूरा हक हासिल है, उसने जवाब दिया, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये कोई अच्छा अमल नहीं है। मियाँ बीवी में अगर किसी किस्म का झगड़ा हो तो मामलात को बनाने और सुधारने की कोशिश करना चाहिए।
मैं आपको इन मियाँ बीवी के झगड़े से आगाह करता हूँ मौलवी साहब, मैंने कतरे कड़वे लहजे में कहा। आप अपना दीनी और दुनियावी इल्म इस्तेमाल करके इस तनाज़े को निपटा दें। ये तो बहुत नेक काम है थानेदार साहब, वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़े एतमाद से बोला। आप मुझे इनके मसले के बारे में बताएं। अल्लाह के हुक्म से मैं अभी सबके सामने इस मसले को हल करके दिखा देता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि इन दोनों का मसला सबके सामने हल हो, क्योंकि इसके बाद मुझे भी चंद अहम काम निपटाना है, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। इस वक्त में हाज़रीन मजलिस की निगाहों का मरकज़ बना हुआ था। सबसे ज़्यादा तसब्सुब में नरगिस और हनीफ थे। इन्हें इतना अंदाज़ा तो हो चुका था कि बेखबरी में वो किसी हमरंगे ज़मीन जाल में कदम रख चुके हैं। जाल भी चौधरी हक नवाज गोंदल के ताउन से फैलाया हुआ था, जिससे फरार या निजात मुमकिन नहीं थी। चौधरी के मुसल्ला मुलाजिम बैठक के दोनों दरवाज़ों पर चाको चौबंद खड़े थे। 1 साल पहले आपने जिस बुशरा का चिरागदीन से निकाह पढ़वाया था, इसका असल नाम नरगिस है मौलवी जी, मैंने मौलवी वहीदुद्दीन की तरफ देखते हुए पाटदार आवाज़ में कहा। और नरगिस पहले से शादीशुदा है, इसके खामिद का नाम हनीफ है, मैंने हनीफ की तरफ इशारा करते हुए बताया। नरगिस सबको यही बताती है कि इसका शौहर अनवर जट 4 साल पहले से तलाक देकर कहीं चला गया था। हनीफ का तारुफ वो अपने मुलाजिम चीरे की हैसियत से कराती है। मरियम इन दोनों की सगी औलाद है और ये लोग सीधे साधे चिरागदीन की ज़मीन और मकान को हड़प करने के लिए गोंदलावाला आए थे। इतना काफ़ी है या कुछ और भी बताऊं मौलवी जी? अस्तगफिरुल्लाह, मौलवी वहीदुद्दीन अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने अपनी बेखबरी में इनका निकाह पढ़वाकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मौलवी जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। कसूर आपका नहीं, इस दगाबाज औरत का है जिसने आपसे हकीकत को छुपाया था। इसका इलाज मैं और चिरागदीन मिलकर करेंगे। थानेदार झूठ बोल रहा है मौलवी जी, नरगिस फरियादी लहजे में बोली। फिर चौधरी हक नवाज की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। चौधरी साहब, आप ही कुछ करें। आप तो जानते हैं कि ये बुढ़ा चिरागदीन मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। हाँ, मैं ये तो जानता हूँ, चौधरी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम पहले से शादीशुदा हो। तुम लोग पहले भी उधर गुजरानवाला में इसी तरह के कई लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हो। गुजरानवाला के 2 थानों में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट्स दर्ज हैं। मैंने ये मजलिस मुनक्किद करने से पहले चौधरी को तमाम तफसील से आगाह कर दिया था। मेरा इरादा था कि ये कार्रवाई थाने के अंदर अमल में लाई जाए, लेकिन चौधरी के मशवरे पर इस खुसूसी प्रोग्राम को इसकी हवेली पर रखा गया था, और वो भी दर्जन भर अफराद की मौजूदगी में, ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। चौधरी हक नवाज का कोरा और चिट्टा जवाब सुनकर नरगिस का रंग फुक पड़ गया। हनीफ के सांवले चेहरे पर भी सरसों खिल गई थी और मरियम की हालत भी दीदनी थी। आइंदा आधे घंटे में चिरागदीन ने मौजूद गवाहों की मौजूदगी में बुशरा को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। मैं नरगिस, हनीफ और मरियम को अपनी हिरासत में लेकर थाने ले आया। गिरफ्तारी के वक्त नरगिस ने हद दर्जा सरासीमा आवाज़ में मुझसे सवाल किया था, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? आज की रात आप लोग मेरे थाने के मेहमान हैं, मैंने तंज़िया अंदाज में जवाब दिया। चिरागदीन की रिहाई के बाद थाने की हवालात बहुत सूनी सूनी सी हो गई है। इसके चेहरे पर मौत के साए रक्स करने लगे। फंसी फंसी आवाज़ में उसने इस्तफसार किया, इसके बाद तुम्हारे असली साकों को इतला दे दी गई है, मैंने जहर में बुझे हुए अल्फाज में कहा। कल किसी भी वक्त गुजरानवाले की पुलिस तुम्हारी बारात लेकर आएगी और तुम तीनों को अपने साथ ले जाएगी। आगे इन लोगों की मर्जी। मेरा काम चिरागदीन को तुम जैसी दगाबाज औरत के शर से महफूज रखना था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह के फजल से चिरागदीन को तबाह होने से बचा लिया है। वो मुझे ऐसी नज़र से घूरने लगी जैसे अगर उसका बस चलता तो वो किसी पेशी दरिंदे के मानित मुझे कच्चा चबा जाती।